साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि इकोनॉमी की सीरीज कंटिन्यू हो चुकी है, इसके कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। यूनिट 1 में आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। जैसे कि आपको पता है यूनिट 1 बेसिकली इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के बारे में है। इसमें हम अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांतों को समझेंगे जो आपकी यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है। कितना? जैसे कि प्रीलिम में 6 मार्क्स का और मेंस में 10 मार्क्स का ये वेट रखता है सेक्शन, और इसलिए हम इसको बिट बाय बिट कवर कर रहे हैं। साथियों, इससे पहले आपने 1.6 तक के टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम 1.7 से शुरू करेंगे। बेसिकली आज का जो कोर है वो नेशनल इनकम के आसपास है। राष्ट्रीय आय। जब मैं राष्ट्रीय आय की बात करता हूं तो आप में से कई कई लोगों ने देखा होगा कि उन्हें इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, और इस वजह से बहुत सारे टीचर बैंकिंग से पढ़ाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में उनको एक बैरियर नजर आता है। कई लोग एग्रीकल्चर से पढ़ाना शुरू करते हैं, क्यों? वो थ्योरेटिकल है। और आप में से भी आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कि जैसे ही नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट सामने आया, इकोनॉमी की उनकी जो लाइकिंग है वो वीक होने लगती है। उनको इकोनॉमी एक पसंदीदा सब्जेक्ट जो लगता है वो थोड़ा सा कमतर होने लगता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको ये डराने के लिए, क्योंकि मैं इसको इतना सरलीकरण कर दूंगा कि आज के बाद आपको नेशनल इनकम हमेशा के लिए समझ में आएगी। इसके अलावा इसमें हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, 1.8 में डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जहां से यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी के साथ किस तरह प्लेवे करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एनएसओ जीडीपी को कैसे मेजर करता है ये आज हम समझेंगे। फिर हम आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कहने का मतलब ये कि जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि यूपीएससी की जो इकोनॉमी है वो मैक्रो इकोनॉमी के आसपास घूमती है। उसका 95% जो सिलेबस है वो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो मैक्रो इकोनॉमी की जो वेरिएबल्स हैं जिनसे मैक्रो इकोनॉमी का निर्माण होता है, आज हम उनको समझेंगे, जिनमें कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। हम आज और भी समझेंगे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये चीजें बताई, अब आपने ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी प्रीलिम के लिए बहुत हैवी वेट रखता है, और खास तौर से ये जो फंडामेंटल वाला एस्पेक्ट है, क्योंकि जितने भी इमर्जिंग इश्यूज एंड टॉपिक्स हैं वो यहीं से बनते हैं। बात करें मेंस की, मेंस के हिसाब से ये चैप्टर उतना वेट नहीं रखता है, हाँ, लेकिन इसकी समझ के बिना बिना आप इकोनॉमी को मेंस में हैंडल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको आज शुरू करेंगे। हम इसको शुरू करें इससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। आप सभी ने अपने घर में देखा होगा कि कई फैक्टर्स, किसी के फादर बिजनेसमैन है, अगर मदर अगर वर्किंग है एम्प्लॉय के तौर पर, फादर अगर बिजनेसमैन है, तो आप देखते हैं किसी के ब्रदर एंड सिस्टर या आप खुद कहीं से इकोनॉमी के सोर्सेज हैं आपके पास, तो आप अपने लिए इकोनॉमी अर्न करते हैं। कुछ पैसे आप फादर ऐड करते हैं, कुछ पैसे मदर ऐड करते हैं, कुछ पैसे आप ऐड करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ऐड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है आपके घर की ये इनकम है। अगर आप इन्हीं रुपयों को अपने खर्च में दिखा दें कि ये रुपए इस तरह से खर्च हुआ, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर हम सिर्फ खर्च और इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीजों को कि कितना टैक्स दिया या क्या भी किया उनको ऐड कर लें, तो भी हमें पता चल जाता है कि हाँ, आपके घर की ये कुल इनकम है। मैं कुल कहता हूं, उसे मैं सकल इनकम भी कह सकता हूं कि हाँ, ये कुल आपके बजट में आपके घर की इतनी आमदनी है, इतने खर्चे हैं इत्यादि माध्यम से समझ में आ जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपके फादर जो कि बिजनेसमैन है, तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके फादर के बिजनेस में ये 1 2 3 4 एक्टिविटीज होती हैं जिनके माध्यम से किसी रॉ मटेरियल को, मतलब कि कच्चे उत्पाद को, इनमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, मींस इसका मूल्य वर्धन किया जाता है।
इसको प्रोसेस करके इसमें अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसमें इनके मूल्य वर्धन होते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। तो इस बिजनेस के माध्यम से अगर आपको इतने का मूल्य वर्धन हुआ, आपने इतने रुपए इनको एक्यूमुलेट करे, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस बिजनेस का जो कुल उत्पादन है वो ये है। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। जब मैं आर्थिक गतिविधियां कहता हूं तो मेरे लिए ये एक टेक्निकल टर्म है। जिन्होंने ये नहीं पता कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, उन्हें लेक्चर में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है जिस तरह से ये स्टैब्लिश हुआ है। बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट स्टैब्लिश ही नहीं होता, कोई इकोनॉमी जैसा पेपर या क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझने के लिए लेक्चर 1 अच्छे से देखना चाहिए। तो साथियों, अब तक हमको ये पता चल गया कि हाँ, कुछ चीजें चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो घर हो, आती हैं तो इनकम मेथड से, जाती हैं तो खर्च के मेथड से, अगर हम उनमें मूल्य वर्धन करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड से। हम पूरी पूरी किसी जो पूरा प्रोडक्शन है उसको ऐड कर लेते हैं, और अगर यही फिनोमेना किसी देश के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, खासतौर से देश के घरेलू क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, तो उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कह सकते हैं। अब चूंकि हम पूरे देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बात सिर्फ एक फैमिली या एक हाउस होल्ड की नहीं है, बात यहाँ पे एक इंडिविजुअल की नहीं है, बात यहाँ पे पूरे इंडिया के 140 है तो 140 करोड़ लोगों की है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे देश की गतिविधियां, और इतना ही नहीं, जो फर्म है और जो दूसरे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, उस सबकी एक्टिविटीज को ऐड करें तो हमको पता चल जाता है कि इस देश में इतना उत्पादन होता है। तो लेकिन ये सरल कहाँ हुआ? तो सरल करने के लिए जरूरी है कि इनको हम छोटे छोटे क्लब्स में बांटें और सिंपल टर्म्स में सीखें। आइए देखते हैं। नाउ हमारे पास है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी के मेन कंपोनेंट में देखिए है क्या, इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कहने का मतलब ये है कि क्या आपने 2012 में कोई चीज बनाई, 2014 में कोई चीज बनाई, तो आज आप उसे ऐड करके बता सकते हैं कि ये प्रोडक्शन आपने किया? नहीं। मतलब ये कि इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार के लिए स्पेसिफाइड टाइम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल तक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 2022 और 2023 का समय चल रहा है। तो आपके लिए यूपीएससी प्री या मेंस में जो डेटा यूज करना है, तो उसमें एस्टिमेट्स जितने भी यूज करने हैं वो 2022-23 के यूज करने हैं। एक्चुअल वास्तविक डेटा अगर कोई भी यूज करना है तो वो इससे 1 साल पहले का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कहीं पे ऐसे में या इकोनॉमी के मीन्स के आंसर में कोई भी डेटा यूज करना है तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, बहुत पुराना डेटा नहीं यूज करना है। ठीक है। नाउ किसी भी देश के घरेलू क्षेत्र, अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये घरेलू क्षेत्र आखिर है क्या। हम इसे समझेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या। जैसे कि एक तो आप कह सकते हैं ये भारत की भूमि है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगर हमारे देश का कोई ऑपरेशन भारत की भूमि के बाहर चल रहा है, उदाहरण पानी में, ओशियंस में, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में, तो हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी कहीं ऐसी जगह चल रही है जहां पे हमें सॉवरेन क्लेम मिलता है, तो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन होते हैं उन्हें हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं। ठीक है, वो जीडीपी में ऐड होंगे। नाउ के भीतर उत्पाद में क्या, वस्तुएं, सेवाएं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। अब अगर प्रीलिम में आ जाए कि जीडीपी इज मेजरमेंट ऑफ ओनली सर्विसेज, उत्तर होगा गलत। ओनली गुड्स, गलत। दोनों गुड्स एंड सर्विसेज का कुल अंतिम मूल्य है। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फाइनल वैल्यू है। मतलब ये कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होते। ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का क्या अंतर है वो मैं पिछले लेक्चर में यूनिट 1 और लेक्चर 1 में मैंने समझाया है, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। तो ऐसे सकल उत्पादन को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो मतलब इनमें मेन मेन चीजें ध्यान देने वाली क्या है? हाँ, एक सीमित समय होना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम, डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, और कुल अंतिम
यानी कि मूल्य, टोटल फाइनल वैल्यू होना चाहिए। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है, स्पेसिफाइड टाइम 1, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी 2, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, एंड चौथा फाइनल प्रोडक्ट, है ना। बस ये 4 चीजें याद रखिए, आपका जीडीपी का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो गया। नाउ जीडीपी की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। एक, एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब व्यय कितना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक कच्चे उदाहरण से शुरुआत में समझाया था। दूसरा, उत्पाद, कितना उत्पाद हो रहा है, मतलब कितना मूल्य वर्धन हो रहा है उसमें, उसे हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा है इनकम मेथड, यानी कि आय विधि, कि कितनी इनकम हो रही है। ये तो बहुत आसान है, बात यहां से नहीं फंसती। क्यों? बात फंसती है जब हम इसको थोड़ा सा डीप में ले जाते हैं। आइए देखते हैं, रिकैप करते हैं थोड़ा सा पीछे से। जैसे कि हमने सर्कुलर फ्लो के बारे में समझा था, चक्रीय प्रवाह क्या था, तो उसमें हमने समझा था कि अगर जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज हैं कितनी होती है, 4 फैक्टर ऑफ सर्विसेज होती हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उदाहरण के तौर पे ये एक हाउस होल्ड है, यहाँ पे हमने आलिया का एग्जांपल ले लिया। आलिया का हाउस होल्ड किसी एंटरप्राइजेस, जैसे मान लीजिए ये महेश का एंटरप्राइज है, ठीक है, तो महेश के एंटरप्राइज में आलिया ने जो अपनी सेवाएं दी, या हाउस होल्ड जो अपनी सेवाएं देता है, वो उनको हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये आपने पहले समझ लिया है। तो इनकी मेहनत और इनके कंट्रीब्यूशन, जो इनके इनपुट्स हैं, उसके लिए महेश उन हाउस होल्ड को प्रॉफिट, वेज, रेंट या इंटरेस्ट के फॉर्म में उनको कंपेंसेट करता है। तो वो चीजें हाउस होल्ड के साइड जाती हैं। नाउ इसके बाद हाउस होल्ड क्या करता है कि इस एंटरप्राइज के पास आता है और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुएं खरीदता है। उदाहरण के केस में यहाँ पे है बर्गर, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई सरकार या बाहरी क्षेत्र नहीं है, और ये मान के चलते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा खर्च किया, क्यों? इन्होंने सेविंग भी नहीं करी, ठीक है। तो पूरा 100 रुपए इनके पास आ जाता है, और ये यानी कि एंटरप्राइज हाउस होल्ड को क्या ऑफर करते हैं? बर्गर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। ये एकदम टेक्निकली इजीएस्ट एग्जांपल था चीजों को देखने के लिए कि क्या था सर्कुलर फ्लो। तो इसको हम रिकैप करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ हम देखते हैं कि अभी भी कोई सरकार या बाहरी क्षेत्र नहीं है, लेकिन सेविंग है। अब यहाँ पे सेविंग की जा रही है, क्यों? यहाँ पे हमने हाउस होल्ड चेंज कर दिया, आलिया की जगह अनन्या को ले लिया। चंकी बेरोजगार है, इसलिए अनन्या जो है थोड़ी बचत करेगी। तो बचत करने की वजह से यहाँ पे एक डायमेंशन ऐड हो गया, ये हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। तो जब डायमेंशन ऐड हो गया, तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि व्यय विधि में कंजम्पशन और सेविंग, अब सेविंग बैंक के पास जाती है, बैंक उसे एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है, इसे इसलिए यहाँ पे हम इसे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम व्यय विधि से जीडीपी निकालते हैं तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ अगर हम इसमें और डायमेंशन ऐड कर दें, जैसे देखते हैं, अगर हमने एक डायमेंशन और ऐड कर दिया, गवर्नमेंट, सरकार, तो सरकार क्या करेगी? सरकार भी कुछ खर्च करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, है ना, एक्सपेंडिचर करेगी, सरकार भी कुछ खर्च करेगी। किस प्रकार के खर्चे होंगे सरकार के? दोनों तरह के। इसमें कंजम्पशन नेचर का भी हम खर्च ऐड करेंगे, कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, दोनों तरह की चीजों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, लिख लीजिए इसको, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। अभी निवेश और उपभोग हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल की इकोनॉमी की क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनसे हमें ऐसा लग सकता है कि डायरेक्टली यूपीएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, और ये कठिन भी है। बट अगर आपने ये नहीं समझा ना, तो बाकी इकोनॉमी आपको जानने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप हर मोमेंट में फंसेंगे। नाउ हाँ, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट और निवेश दोनों को नॉर्मली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन ऐड हो जाता है, तो हम इसे भी अपने जीडीपी के कैलकुलेशन में एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, किस तरह एडजस्ट करेंगे, ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। अभी हमने केवल डायमेंशन ऐड किया, एक डायमेंशन और ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं बाहरी सेक्टर आ गया, एक्सटर्नल सेक्टर आप इसे कहते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। ये सेक्टर हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में, आई होप कि ये आपको याद होगा कि कैसे सेक्टर से बनते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, ये छोटे छोटे टर्म में मैं इनको दोबारा भी कवर कर लूंगा, बट बशर्ते आपको वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख के बताना पड़ेगा कि आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र का क्या मतलब है? यहाँ पे दो तरह की गतिविधियां हमको ध्यान देना है। पहले एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को नॉर्मली हम यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जीडीपी में एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने है पहला, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, अंततः उन्हें चार क्षेत्रों द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है। अभी चार क्षेत्र कौन से हैं? ये फोर सेक्टर हमने स्टार्ट में डिस्कस करे थे, ये वही है। पहला इसमें हाउस होल्ड, जो खपत वाली चीजों को कंज्यूम करता है। दूसरा है इसमें गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी क्षेत्र। तो गवर्नमेंट के पास दोनों तरह के होते हैं, कैपिटल एंड कंजम्पशन बोथ, यानी कि गवर्नमेंट उपभोग भी करती है और पूंजी निवेश भी करती है। तीसरा इसमें निजी क्षेत्र होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली किस प्रकार कंट्रीब्यूट करता है? इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, बिकॉज जो इन्वेस्ट करेगा वही तो उसका व्यय है उस समय। बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र से हमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो इसमें हम एक्सपोर्ट इनटू इंपोर्ट का डिफरेंस एडजस्ट करते हैं। अब देखिए, एक्सपोर्ट अगर हम कुछ करेंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट 80 रुपए का किया, तो नेट में हम क्या 20 रुपए के फायदे में हैं? यस, तो यहाँ पे हम +20 लिखेंगे, ठीक है। चूंकि हमको एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, और इंपोर्ट करने से नुकसान हो रहा है, इसीलिए जो हमारा प्लस का साइन है वो एक्स के साथ लगा हुआ है। आप में से कईयों का डाउट है ना ये निशान कैसे यूज होते हैं, प्लस या माइनस, तो उसका ये रीजन है। आगे ध्यान देंगे, यदि सरकार है लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्लोज्ड है, बंद है, मतलब गवर्नमेंट है बट इकोनॉमी इज कंप्लीटली क्लोज्ड, ये एक अपने आप में हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है क्लोज्ड इकोनॉमी को समझने के लिए। यानी कि कोई बाहरी क्षेत्र नहीं होने से होगा क्या कि एक्सपोर्ट नहीं होगा। आप जब इकोनॉमी पूरी तरह से क्लोज्ड है तो आपका गुड्स कहीं पे नहीं बिकेगा, इंपोर्ट भी नहीं होगा, मतलब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो इस फॉर्मूले में हम इसे हटा देंगे, अपने आप में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूम करता है वो कंजम्पशन में आएगा, प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों है उसको हम यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की जो जीडीपी होती है वो ये होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर which includes both government consumption and government investment, right? तो साथियों, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि क्लोज्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, तो आपको बस ये याद रखना है कि उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी चीजें नहीं होंगी, वो गतिविधियां इनकी नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ गया यूपीएससी 2011 में पूछा गया एक प्रश्न, ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है। चेक करेंगे, घाटे को की वित्त व्यवस्था होती है, चेक करेंगे, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात, चेक करते हैं। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड। तो मनी सप्लाई क्या फुली कंट्रोल्ड होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में? हो सकती है, लेकिन मनी सप्लाई कंट्रोल्ड हो सकती है ओपन इकोनॉमीज में भी, है ना। इसका एग्जांपल चाइना है, भले वो फुली कंट्रोल्ड ना हो बट वो मनी सप्लाई वहां पे कंट्रोल्ड है। दूसरा, बट चाइना की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं माना जाता है, चाइना एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी माना जाता है। दूसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हम बैंकिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि हाँ, जो घाटे होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए आरबीआई क्या भूमिका प्ले करती है। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक इकोनॉमी क्लोज है तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों नहीं होगा, ओपन है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होगा, है ना। नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, मतलब ये कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आप कहेंगे ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होने चाहिए, क्योंकि 2011 में इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने गलत किया है।
नाउ हमने पहला समझ लिया व्यय विधि, दूसरा है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि उत्पाद या मूल्य वर्धन। तो इसको लिखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मानते हैं ये एक फार्मर है, किसान। हम थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल लेंगे सो दैट कि आप इसे आसानी से समझ लेंगे। ये एक बेकर है। बेकर कौन होता है? जो ब्रेड बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? ब्रेड, ठीक है। और ये है फ्लोर मिल। फ्लोर मिल, ये 3 स्टेप में पहले समझते हैं, ठीक है। फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया? व्हीट। फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया, और वो गेहूं का मूल्य कितना है? गेहूं जिसका मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए का इसने गेहूं प्रोड्यूस किया और पूरा का पूरा गेहूं फ्लोर मिल को दे दिया। फ्लोर मिल ने उसकी सफाई करी, उसे धोया, सुखाया, पीसा और उसके आटे के पैकेट तैयार कर दिए। तो इसने जो उसमें वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपए का खरीदा और 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। हम एक रफ फिगर लेते हैं, और 150 रुपए का उत्पाद इसने तैयार किया। ये 150 रुपए का उत्पाद ये इसको दे देगा, किसको? बेकर को। बेकर उसे पकाएगा और उसकी ब्रेड तैयार करेगा, और वो ब्रेड कितने की तैयार हुई? मान लेते हैं ये 200 रुपए की, ठीक है। आगे एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। आगे डोमिनोज नाम की कोई कंपनी है। डोमिनोज नाम की कोई कंपनी है। अब डोमिनोज ने ये 200 रुपए की ब्रेड इनसे ली, उसमें और मूल्यवर्धन किया, और उसमें इनपुट्स लगाए, और उसमें श्रम लगाया, और उसमें कैपिटल लगाया, और बहुत तरह के इनपुट लगाने और अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद एक 500 रुपए का पिज्जा तैयार किया, ठीक है। 500 रुपए का एक पिज्जा तैयार किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि बेकर ने 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया? क्या ये कह सकते हैं क्या कि फ्लोर मिल ने 150 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, या डोमिनोज ने 500 का वैल्यू एडिशन किया? मूल्यवर्धन किसने कितने का किया, बस हमको ये चेक करना है। और अगर हमने ये चेक कर लिया तो हमको जीडीपी कैलकुलेशन बहुत आसानी से आ जाएगी। इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस कुछ सेकंड्स की बात। फार्मर ने 100 रुपए का गेहूं प्रोड्यूस किया, तो ये 100 रुपए वैल्यू एडिशन है? हाँ है। 100 का इसने इसे गेहूं दिया, और इसने 150 लाइक इसको बनाया, जो भी अपनी प्रोसेसिंग और स्किल से लगाई, अपनी काबिलियत लगाई। तो इसने वैल्यू एडिशन तो केवल 50 का किया ना। 100 रुपए तो उसने फार्मर्स ने वैल्यू एडिशन किया था, ठीक है। तो अब ये 50 रुपए का वैल्यू एडिशन का क्रेडिट किसको मिलता है? फ्लोर मिल को। इसके बाद 150 रुपए का ये बेकर को दे देता है। बाकी की प्रक्रिया बेकर करता है। तो बेकर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया? बेकर ने भी सिर्फ 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तभी 150 से 200 रुपए का गुड्स तैयार हुआ, है ना। तो इसने जो वैल्यू एडिशन किया ये 50 रुपए, और बेकर ने 200 रुपए का जो ब्रेड है वो सप्लाई किया डोमिनोज को। तो डोमिनोज ने भी उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया और उसको 500 लाइक बनाया, है ना। तो इसने वैल्यू एडिशन कितने का किया? तो ये 200 रुपए हम इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमें 300 रुपए वैल्यू एडिशन के मिल गए। मतलब ये कि 4 स्टेप में इतना वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है। अब ये आपको बहुत आसान लग सकता है कि अगर हम इन सारी वैल्यू एडिशन को ऐड कर लें तो हमें इस फ्लो में जो ये जो चक्रीय क्रम लिखा हुआ है, इस चक्रीय क्रम में हमें पता चल जाएगा कि कितना नेट वैल्यू एडिशन हुआ है टोटल। तो 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 300 आएगा, तो वही 500, ठीक है। लेकिन आपने उसे स्टेप में समझ लिया कि 500 रुपए की जो वैल्यू एडिशन है उसका क्रेडिट अकेले डोमिनोज को नहीं है। वैल्यू एडिशन के लिए अलग से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो है बेकर, फ्लोर मिल एंड फार्मर। तो क्या अब अगर हम यही प्रक्रिया पूरे देश में करें, दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें, दूसरा एग्जांपल हम अगर ले लें, एक कार है जिसका नाम है नेक्सा। ये क्या है? ईवी है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इस नेक्सा ईवी की बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल सप्लाई होगा वो प्लास्टिक होगा, मेटल्स होंगे, ठीक है, और इंजीनियर्स होंगे,
इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो सारे रॉ मटेरियल इस पे लगेंगे। तो ये प्रोसेस होके बनेंगे इसमें से कुछ टायर बनेंगे, बॉडी का मेन स्ट्रक्चर बनेगा, उसके जो पैंट्स हैं वो बनेंगे, उसका डोर है, वो सारी चीजें बनेंगे और फिर मिला के एक नेक्सा कार तैयार होती है। ठीक है, तो जो वैल्यू एडिशन है, प्लास्टिक का वैल्यू एडिशन किसी और ने किया होगा, मेटल्स में वैल्यू एडिशन किसी और ने किया होगा, और उसमें जितने भी अनेकों इनपुट लगते चले जाएंगे उनमें वो वैल्यू एडिशन किसी और ने किया होगा। और वो इस स्टेप में आके जब वो टाटा के पास आते हैं, टाटा, तो टाटा जो है अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन करके इन चीजों को एक कार तैयार करते हैं जिसका नाम नेक्सा होता है। ठीक है, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रॉफिट, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं इसके मेन बिंदु पे। हाँ, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब ये कि ये एक्टिविटी जो अभी हमने करी, ये अगर हम नेशन वाइज करें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सारी वैल्यू एडेड एडिशन करके। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने मान लीजिए कोई गुड प्रोड्यूस किया, उसे स्वयं कंज्यूम कर लिया, तो क्या हमने कोई वैल्यू एडिशन किया? हाँ, तब भी किया, हम उसे ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने कोई गुड प्रोड्यूस किया 100 रुपए का, उसको 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके बेच देते हैं, तो क्या हम अपना प्रॉफिट को ग्रॉस वैल्यू एडेड में जोड़ेंगे? हाँ, जोड़ेंगे। ठीक है, इन चीजों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स पे यूपीएससी आपको फंसाती है कि एक हलवाई ने 100 रुपए की मिठाई तैयार की और 80 रुपए की मिठाई वो खुद खा गया और 20 रुपए की बेच दी, तो उसने कितना वैल्यू एडिशन किया? अरे उसने पूरे का किया। ठीक है, जो वो खा गया वो भी। तो ये प्रिंसिपल आया कहां से, ये हम आज समझेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि मूल्य वर्धित विधि, इस माध्यम में, इस पद्धति में हम उत्पादित वस्तुओं यानी कि उस देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, सारी चीजें आप जो भी वस्तुएं जोड़ देख सकते हैं, और सर्विसेज, सेवाएं कि कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। उसका तरीका क्या है जो हमने पीछे किया। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में केवल दो प्रकार के उत्पादक हैं, किसान और बेकर, वो वाला हमने उदाहरण कर लिया है, ये आपने आसानी से समझ लिया होगा। तो इसमें अब आप देखिए कि जो मूल्य संवर्धन है, जो वैल्यू एडिशन है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गेहूं बाजार में बेच रहा है या खुद खा रहा है। ये वाला पॉइंट भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। मूल्य संवर्धन मूल रूप से वह मूल्य है जो किसी के काम के द्वारा बाजार में आएगा, किसी के काम के द्वारा बाजार में आएगा। ठीक है, मतलब इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई लेबर, कोई ना कोई कैपिटल, कोई ना कोई किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ जो है ट्रांजेक्शन जरूर होगा या प्रॉमिस ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, द प्राइस दैट समवंस वर्क विल फेच इन द मार्केट एंड इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो, जैसा मैंने बताया था। तो यहां से अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसे प्रीलिम के दृष्टिकोण से इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब आपको पता है कि अगर देश में आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास पूंजी एक बड़ी समस्या होती है कि हाँ, आप कितना कैपिटल उसमें लगा सकते हैं। तो क्योंकि स्टार्टअप्स और नई कंपनियों को प्रचार करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार नई तरीके से कई न कई सपोर्ट्स करते हैं। उन सपोर्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरी चीज, इवन बड़ी कंपनियों को भी गवर्नमेंट कई तरीके के सपोर्ट देती है, क्योंकि जो इनिशियल फंड या कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसे सस्ती जमीन, सस्ती बिजली, सप्लाई चेन में सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट, वेयर हाउसेज में सपोर्ट, कई तरीके की सपोर्ट गवर्नमेंट देती है। तो उत्पादन को आसान बनाने के लिए इन सारी माध्यम से सरकार किसी भी उत्पादन को आसान बनाने के लिए जो हेल्प करती है, उसमें वो उत्पादन सब्सिडी, जिसे आप प्रोडक्शन सब्सिडी कहते हैं, वो पे करते हैं। उत्पाद को सस्ता बनाने के लिए प्रोडक्ट सब्सिडी करते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां से रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, कच्चा सामान सप्लाई हो रहा है, और ये सप्लाई कहां हो रहा है? किसी फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री एक्स किसकी है? टाटा की। बनाती क्या है? नेक्सा कार। ठीक है, नेक्सा कार बनाती है।
तो ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा, तो इनको कई तरीके के सब्सिडी का मतलब होता है किसी तरह का सपोर्ट, वो सपोर्ट जिसके माध्यम से जो लागत है उनको कम किया जा सकता है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? सस्ती बिजली, और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडीज, ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज जो होते हैं, वेयर हाउस सब्सिडीज, चीप लैंड, चीप लोन्स, ये कई तरह की सब्सिडीज बड़ी कंपनियों को सरकार देती है। छोटे व्यवसाय, छोटे उद्यमियों को भी सरकार किसी न किसी तौर पे सपोर्ट देती है। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? नेक्साकार में मिले हुए सपोर्ट को, इतने सपोर्ट पे ध्यान दीजिए फिलहाल के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर आपको कुछ सपोर्ट देती है तो उसके एवज में गवर्नमेंट आपसे कुछ लेगी भी, और क्या लेगी वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नमेंट के सपोर्ट को समझ लेते हैं। अब हमारे पास नेक्सा कार बन के आ गई, लेकिन सरकार ने पाया ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये पेट्रोल व्हीकल या डीजल के व्हीकल से महंगी पड़ रही है। कितनी? मान लेते हैं 50,000। तो इसको सस्ता करने के लिए अगर गवर्नमेंट 50,000 की सब्सिडी और दे दे, तो 50,000 रुपए इसमें कॉस्ट में और कम हो गया। एक ग्राहक के तौर पे मुझे और 50,000 कम पे करने चाहिए, क्योंकि सरकार ने इनको 50,000 का सपोर्ट और दे दिया प्रति कार, जो कि सच भी है। यही डेटा है फिलहाल का, नेक्सा कार में 50,000 का सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए। तो ये अगर मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में 12 लाख की कार तैयार हुई, अब इसकी कीमत कितनी हो जानी चाहिए? 11,50,000। ठीक है। तो रिटेल मार्केट में, ये है रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट में इस कार की कीमत 11,50,000 रुपए होना चाहिए। तो ये 50,000 है क्या? ऊपर तो मैंने बता दिया था प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये क्या है? इसे प्रोडक्ट सब्सिडी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट सब्सिडी। आपको दोनों में अंतर पता चला? बस अंतर जानना है कि प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आपको बेसिक प्राइस निकालना आ जाएगा, और अगर आपने बेसिक प्राइस निकाल लिया तो बाकी चीजें तो बहुत आसान। प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज, यहां तक हम आ गए थे। द्वारा सरकार जो है प्रोडक्शन को आसान करती है। आगे बढ़ते हैं। और जो ये लाभ सरकार दे रही है, इनके अगेंस्ट में सरकार आपसे कुछ लेगी भी। वो क्या लेगी? कुछ कर, कुछ टैक्सेशन। कौन से? प्रोडक्शन के दौरान और पूरे प्रोडक्ट में। तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स। ये बात समझ आ रही है? तो अगर हम पिछले स्लाइड के दौरान समझें, यहाँ पे तो सरकार ने आपको प्रोडक्शन के दौरान ही सपोर्ट दिया, तो यहाँ पे सरकार आपसे और क्या करेगी? कि प्रोडक्शन टैक्स अप्लाई करेगी। कब? जब उत्पाद फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए फैक्ट्री में बनने के टाइम में नेक्सा की कीमत 10 लाख थी। ठीक है। तो सरकार यहाँ पे क्या लेगी? प्रोडक्शन टैक्स, जिसका एक क्लासिक एग्जांपल है एक्साइज। एक्साइज अप्लाई करेगी। तो इससे होगा क्या कि मान लेते हैं अगर इसमें 20,000 रुपए सरकार टैक्स ले रही है, तो ये हो जाएगी कीमत 10,20,000। अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब ये रिटेल में पहुंचेगा, अभी रिटेल में नहीं पहुंचा, अब जब ये रिटेल में पहुंचेगा मतलब मार्केट में पहुंचेगा पूरी तरह से बिकने के लिए, शोरूम प्राइस की अगर हम बात करें, तो शोरूम में इस प्राइस पे ये जो रिटेलर होगा, ये शोरूम का मालिक होगा, वो अपने लाभ जोड़ेगा, अपने प्रॉफिट जोड़ेगा, अपने खर्चे जोड़ेगा। क्यों? उसके यहाँ भी एम्प्लॉय जॉब करते हैं, वो भी बिजली का बिल पे करता है, तो उसकी अपनी एक कॉस्ट लेने की टेंडेंसी होती है कि नहीं? आपके लिए सबसे आसान है समझना। आप जाते हैं कोचिंग में, फीस देते हैं ना, क्यों देते हैं? बिकॉज कोचिंग वाले आपसे उस फीस के अगेंस्ट में जो सेवाएं दे रहे हैं उनके उनके पीछे भी कॉस्ट होती है, लाखों लाख रुपए का वो हॉल किराए में बुक करते हैं।
टीचरों को वो सैलरी देते हैं इत्यादि। तो ये अब इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, और प्रॉफिट जोड़ने पे मान लीजिए इसने सारी कीमत तैयार करी 12 लाख की, ठीक है। और उसी तरह फिर गवर्नमेंट यहाँ पे अलग से प्रोडक्ट सब्सिडी देगी। क्या देगी? प्रोडक्ट सब्सिडी, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो चुका है पहले ही, ठीक है। प्रोडक्ट सब्सिडी देगी और उसके अगेंस्ट में वो प्रोडक्ट टैक्स लेगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो प्रोडक्ट सब्सिडी मान लेते हैं कुछ भी 50,000 जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट सब्सिडी है फिलहाल, तो वो हम इसमें माइनस कर देंगे, 11,50,000 रुपए होना चाहिए। बट वो साथ में प्रोडक्ट टैक्स लेते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इसकी कीमत फिर से 11,60,000 हो जाए या 70,000 हो जाए। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह कितनी वैल्यू आ रही है। नाउ अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स सब्सिडी। नाउ इस प्रकार सरकार अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। अब आपके सामने प्रीलिम्स के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं निकाल कर लाया हूं गवर्नमेंट दस्तावेजों से। उनमें है एक लैंड रेवेन्यू, नॉर्मली किसानों पे लगता है। स्टाम्प एंड पंजीकरण, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये आप सभी लोग जानते होंगे, कहीं भी जाओ तो स्टाम्प लगता है, स्टाम्प की कीमत होती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी, जैसे अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हो, भूमि का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, तो सरकार 5-7%, 8%, अलग अलग जगह अलग अलग है, वो आपसे प्रोडक्शन के टाइम में ही चीजें ले लेती है, ठीक है। इसके अलावा जो टैक्स ऑन प्रोफेशन है, जो व्यवसाय का एक अलग तरीके से टैक्स होता है, अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी वाले टैक्स चार्ज करते हैं कि अगर आपने एक्स प्रोफेशन में पार्टिसिपेट किया तो वहां पे आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा ये टैक्स बहुत हाई है किस पे? लिकर बेवरेजेस पे, जो शराब या उस तरह के पदार्थ हैं, वहां पे इस तरह का टैक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है? प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ पॉइंट क्या है कि आखिर इस मेथड में क्या क्या चीजें ऐड होंगी और क्या क्या चीजें माइनस होंगी, वो यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पुराने उदाहरण में समझा था, सरकार जो सब्सिडी देती है, कायदे से उस सब्सिडी का लाभ अंतिम खरीदार को मिलना चाहिए। मान लीजिए हम कार खरीदने जाते हैं, तो सरकार ने सब्सिडी इस इरादे से दी है ना कि कार की कीमत कुछ कम हो सके। उदाहरण के तौर पे हमने लिया था नेक्सा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें, तो नेक्सा कार में उसने सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, प्रदूषण नहीं करती है। तो उस प्रदूषण न करने की जो उसको टेंडेंसी है, इसको गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी दी, ठीक है। और उस सब्सिडी का लाभ किसको मिलना चाहिए? हमको, आपको मिलना चाहिए, मतलब हाउस होल्ड को मिलना चाहिए। तो जितनी भी प्रकार की सब्सिडीज होंगी, जैसे ये सब्सिडी है और ये सब्सिडी है, इनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट सब्सिडी हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो माइनस हो गया। अच्छा, टैक्स चूंकि सरकार लेती है कंपनी से, मान लीजिए टाटा कंपनी है, तो वो टैक्स सरकार को पे करेगी, तो अपनी जेब से तो पे करेगी नहीं, उस टैक्स को वो कार में चार्ज करेगी, तो इसलिए टैक्स जुड़ेगा। कहाँ है दूसरा टैक्स? ये है, ये जुड़ रहे हैं। वो प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स दोनों जुड़ रहे हैं। मतलब ये कि जितना भी हमने ग्रॉस वैल्यू एडिट किया है 4 फैक्टर से, अभी 4 फैक्टर कौन है आपको पता होना चाहिए? कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर एंड लैंड। ये 4 फैक्टर्स जो भी कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट में हम प्रोडक्शन टैक्स जोड़ेंगे, प्रोडक्ट टैक्स जोड़ेंगे, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है, जिसकी वजह से कार की लागत बढ़ रही है। और सरकार के द्वारा दिए गए सपोर्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि सरकार ने वो सपोर्ट इसलिए दिए हुए होते हैं क्यों? सरकार कोई पॉलिसी को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको माइनस कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्ट, या ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितना ऐड हुआ है वैल्यू उस प्रोसेस में, ठीक है। नाउ हमारे पास है जीडीपी, और ये मार्केट प्राइस में आएगा। तो क्या क्या हमने निकाला? जीवीए, यानी कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब इन दोनों टैक्सों को हमने एक साथ लिख दिया। दूसरा कहां गया? ये इन दोनों टैक्सेस को, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस को हम ऐड कर दिया। अब चूंकि ये आप जानते हैं कि ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करते, कंपनी के माध्यम से टैक्स जाता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम एक साथ क्लब कर दें, किसको? प्रोडक्शन को और प्रोडक्ट को, तो उसको हम पूरा पूरा लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसी प्रकार गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडी दी है प्रोडक्शन के दौरान, प्रोडक्शन सब्सिडीज,
एंड उत्पाद के दौरान प्रोडक्ट सब्सिडीज, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाते हैं केवल एक वर्ड सब्सिडीज, और उस सब्सिडीज को हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट हाउस होल्ड को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो कारें जिन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उनकी कीमत कम हो सके मार्केट में, और उनका लाभ जो है हाउस होल्ड को मिल सके। क्यों? ये मार्केट प्राइस कौन पे करता है? आप और हम पे करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड पे करते हैं। नाउ हमारे पास एक बचा इनकम मेथड। ये आसान चल रहा है ना? अगर आपको डाउट हो, आप कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके सारे पॉइंट कवर कर लिए जाएंगे। जैसे अभी हमने रिसेंट में एक कमेंट देखा था, तो वो वाला कमेंट हम आज एड्रेस करेंगे। इनकम मेथड से देखिए, अब इनकम मेथड क्या है? हमने शुरुआत में बताया था कि जिस प्रकार आपके घर के सभी मेंबरान जहां जहां से जिस तरह से इनकम लाते हैं, अगर उनको ऐड कर दिया जाता है तो घर की पूरी इनकम पता चल जाती है। तो इसी प्रकार देश की पूरी इनकम लाने के लिए सभी सोर्सेज से जितने प्रॉफिट हो, वो गवर्नमेंट को हो, प्राइवेट सेक्टर को हो, किसी को भी जो भी प्रॉफिट हो, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी रेंट हो, जो भी लेबर की वेजेस है, लैंड का रेंट है, कैपिटल का इंटरेस्ट है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, अगर उन चारों चीजों को जोड़ दिया जाए तो आपके सामने इनकम मेथड से जीडीपी आ जाती है। ये सबसे सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी इन जीडीपी इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, पढ़ाया कुछ और, क्वेश्चन कहीं और से पूछ लिया। जरा इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कितना है। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी इन जीडीपी इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलिटिकल फ्रंटियर, राजनीतिक बॉर्डर्स, इंडियन एम्बेसीज, जो हमारे एम्बेसीज होते हैं दूसरे दूसरे देशों में जहां पे हमारे राजदूत लोग रहते हैं, एंड टेरिटोरियल वाटर, समुद्र में जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है जहां पे हमारे शिप्स एंड वेसल्स खड़े रहते हैं वो। तो क्या हम इन सबको जोड़ेंगे या किसको जोड़ेंगे किसको नहीं जोड़ेंगे, ये आप बताना जब ये वाला टॉपिक पूरा हो जाए। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ए, बी, सी और डी। तो हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी 1.8 में हमारे पास है डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, ये नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से ना बहुत सारे बच्चों के टॉपिक छूट जाते हैं। तो अगर आपको टॉपिक छूटा है ना तो आप मुझे बता देंगे कि आपको 1.8 छूटा है, 1.7 छूटा है, तो वो हम कभी भी एक्सप्लेन कर देंगे। और आपको भी पता रहेगा कि चीजें क्रोनोलॉजी में चल रही हैं। देयर इज अ साइंस बिहाइंड टेकिंग अ टॉपिक फर्स्ट रादर देन लेटर, है ना? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट कैसा है? ये इकोनॉमिक टेरिटरी की बात है। मतलब ये कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसको मिलेगा, आर्थिक लाभ इसको किसको मिलेगा, ये इस बात पर आधारित है। किस बात पर आधारित है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर। नाउ वो कौन कौन से हैं? बहुत आसान है, दो तीन आपको अक्सर मिल जाते हैं, वो आपने देख लिए होंगे। इसमें हमने थोड़े ज्यादा लिख रखे हैं, क्यों? आजकल प्रीलिम में काफी कॉम्प्लिकेशन इसमें दिया जाता है, और अगर मेंस में आ गया तो आपको इतने पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप संभावना ये रहेगी कि आप अपने पड़ोसियों से 2-3 नंबर एक क्वेश्चन में ज्यादा ले सकते हैं आसानी से। तो कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब राजनीतिक सीमा क्षेत्र, राजनीतिक सीमा क्षेत्र, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर, मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, तो ये जो किनारे का एरिया होता है ये टेरिटोरियल वाटर। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो जो शिप्स यहाँ पे खड़े होते हैं उनसे जो इनकम होती है वो भी हमारे देश की है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स, ठीक है। अब जैसे ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स कैसे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी है तो आपने देखा होगा पानी में एक बड़ा सा वेसल खड़ा रहता है, मतलब जहाज से भी और ज्यादा बड़ा, उसको वेसल बोलते हैं। तो वो वेसल खड़ा रहता है, तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली वो जहाज नहीं होता, वो एक, आप उसे एक तरीके का प्लांट मान सकते हैं। ऑयल रिग्स का मतलब जैसे तेल निकालने का, तेल शोधन या तेल निकालने की जो प्रक्रिया होती है वहां पे, उस पूरे सेटअप को ऑयल रिग्स कहते हैं। वो समुद्र के अंदर से नीचे से जाके तेल निकाल रहा होता है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, हाँ, जैसे क्रूज वगैरह हमारे होते हैं। अब अगर मान लीजिए उसमें क्रूज में इवांका ट्रंप आएगी, महीने भर रह के जाएगी, तो वो जो पे करेगी वो किसको मिलेगा? वो हमारे देश को मिलेगा। एम्बेसीज मैंने पहले बताया, कॉन्सुलेट्स हमने पहले बताया। ये एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में क्या अंतर है, ये अपने पॉलिटी वाले टीचर से पूछिए और हमको बताइए, ठीक है। नीचे इसके अलावा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ऑफ कोर्स, जैसे अमेरिका की आर्मी अगर कहीं पे
मान लीजिए दुबई में कोई सिक्योरिटी के लिए या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अपना बनाती है, तो दुबई की सरकार वहाँ पे उसके अगेंस्ट में जो पे करेगी वो अमेरिका की सरकार को मिलेगा। हाँ, हम भारत वाले भी भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे-छोटे देशों की सेवाएं दे सकते हैं। तो ये फ्लैग यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या इसमें कुछ रीजन है? हाँ, ये फ्लैग इन सारी जगहों पे यूज होता है क्योंकि वहां पे हमारा कुछ न कुछ सॉवरेनिटी का क्लेम होता है, कुछ न कुछ संप्रभुता का क्लेम होता है, कुछ न कुछ वैसे अधिकार होते हैं कि इन सारे प्लेसेस में हमारे नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल होता है। कितना आसानी समझना है ना। नाउ ये देखिए, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, एनएसओ। तो एनएसओ जीडीपी को कैलकुलेट करती है। मेथड कौन कौन से इस्तेमाल करती है, ये प्रीकली इंपॉर्टेंट है। उनको कैलकुलेशन में दिक्कतें क्या आती हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये लगे कि ये केवल प्रीलिम का टॉपिक है तो वो कैलकुलेशन कैसे करती है, क्या उसके इनपुट्स होते हैं, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको कैलकुलेशन में दिक्कतें क्या आती हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी कंपोनेंट देखेंगे तो आप पता चलेगा कि रोज न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें आती हैं जिनके आधार पर आप चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब हम मेंस वाला सेक्शन कवर करेंगे तब इसमें सारे चैलेंजेस जो पूरे साल में कवर हुए होंगे वो हम कवर करेंगे। बट ज्यादा देर नहीं, इसमें जब हम इमर्जिंग वाला टॉपिक कवर करेंगे तब ये वाली चीजें, सारे चैलेंजेस जो पिछले एक साल के, हम उनको कैलकुलेट करेंगे। अभी ये देख लेते हैं कि एनएसओ जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वो दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, दूसरा जीवीए मेथड यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये मूल्य वर्धित विधि। इन दो तरीकों से एनएसओ जीडीपी का कैलकुलेशन करती है। प्रीलिम के लिए दोनों तरीके याद रखेंगे? हाँ, आई थिंक आप याद रखेंगे। नाउ जीवीए मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट यूज करती है, क्या आपको ये एक एक करके याद रखना है, रट्टा मारना है? नहीं, एक बार देख लीजिए इनको, आपको ये आइडिया रहेगा कि ये चीजें हैं कि नहीं। इन केस अगर वो प्रीलिम में पूछ लेता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेंगे, आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। कृषि, वन की, मत्स्य पालन विच मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, खनन उत्खनन माइनिंग क्वेरिंग, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बिजली गैस पानी आपूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, निर्माण कंस्ट्रक्शन। ये दोनों का अंतर देख लेना आप, ठीक है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाएं, ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, वित्तीय, बीमा, अचल संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट, ठीक है, एंड पेशेवर सेवाएं, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस एंड रियल स्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने उसमें ऐड करती है एनएसओ के जीडीपी कैलकुलेशन में। किस मेथड में? ग्रॉस वैल्यू एडेड। दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। फार्मूला एकदम सिंपल है आपके लिए, ठीक है, इसे देख लेंगे एक बार। तो क्या करती है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसमें एक्सपोर्ट साइड अगर ज्यादा होगा तो उसे हम प्लस करेंगे, इंपोर्ट साइड ज्यादा होगा तो माइनस करेंगे। कुछ मामलों में एनएसओ स्थिर कीमतों पे, अभी तक तो बात बहुत आसान आसान चल रही थी, एकदम सिंपल, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ मामलों में जहां एनएसओ स्थिर कीमतों पे कांस्टेंट प्राइसेस पर अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है। अब ये कांस्टेंट प्राइसेस क्या हैं ये आप समझेंगे। सक्षम नहीं है, तब वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के इंडेक्स, अभी सीपीआई डब्ल्यूपीआई के इंडेक्स क्या है? जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के इंडिकेटर उस समय आते हैं कि सीपीआई के हिसाब से इतने प्रतिशत महंगाई चल रही है, मान के चलते 5.6%, या डब्ल्यूपीआई के हिसाब से 2.1, तो वो जो इंडेक्स होते हैं वो डिफ्लेटर के तौर पर यूज होता है। अब ये अलग सा टॉपिक यहाँ पे क्यों आ गया इसलिए हम अभी हल्का से बता देते हैं, बहुत डिटेल में अच्छे से इसके मेन सेक्शन में करेंगे। डिफ्लेटर क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट जीडीपी से आया है। जीडीपी का जो प्राइस डिफ्लेटर होता है, नॉमिनल प्राइस, मतलब वो उस साल की प्राइस है या उस तारीख के प्राइस हम इसे कह सकते हैं। रियल जीडीपी मतलब ये बेस ईयर पे प्राइस है। बेस ईयर वो ईयर होता है जब गवर्नमेंट अपने किसी एक साल को बेस ईयर के तौर पे चुनती है और उस साल के प्राइसेस को अपने बास्केट प्राइस को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो इस हिसाब से हम
जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सैद्धांतिक तौर पर इसे समझना चाहते हैं तो किसी वस्तु का नॉमिनल मूल्य यानी कि ये जो नॉमिनल प्राइस है पैसे के संदर्भ में उसका मूल्य है। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि हमर बाइक इंडिया में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो इस साल अगर कितने हमर बाइक प्रोड्यूस हो रहे इसको उस चीज से मतलब नहीं है। अगर 10 प्रोड्यूस हुए, 10 की कीमत क्या है, मान मान के चलते हैं 10 की कीमत है 50 लाख, तो 50 लाख रुपए को इस नॉमिनल मूल्य से मतलब है। वास्तविक मूल्य ये अलग है थोड़ा सा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हाँ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। मतलब ये कि अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हुए तो उनको 10 से मतलब है, ये वस्तुओं के बंडल के संदर्भ में है। ठीक है, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, क्यों, वो जो प्राइस यूज करेगा ना वो बेस ईयर का यूज करेगा। अभी का बेस ईयर क्या है, 2011-12। ठीक है, ये बात यहां से पूरी होती है। जीडीपी डिफ्लेटर का अनुमान तिमाही आधार पर होता है। अब ये प्री का एकदम जैसे कहते हैं ना डायमंड पॉइंट है। तिमाही डिफ्लेटर का अनुमान कब होता है, तिमाही, 3 महीने में एक बार। जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इस समय की क्या स्थिति है, हर महीने जारी किया जाता है। मतलब ये कैसा है, मंथली, पक्का है, इसे याद ही करना है और इसमें कोई कहानी नहीं है। तो साथियों 1.10 पे हम आ गए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिसमें कि हम समझेंगे कि जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, सबसे उससे पहले हम समझ लेते हैं ये मार्केट प्राइस कहाँ से। पीछे बार बार आप मार्केट प्राइस जाते थे ना, आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पे कुरकुरे, 20 रुपए का कुरकुरे है, उसमें लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब मार्केट में ये इससे महंगा नहीं बिकेगा। ठीक है, तो वो होता है मार्केट प्राइस। हाँ, उसमें प्रॉफिट ऐड है इसलिए बार्गेनिंग का स्कोप होता है। अब मान लीजिए किसी ने मनमाना प्रॉफिट ऐड कर लिया, 5 रुपए का कुरकुरे बनाया, 15 रुपए ऐड कर लिया, 20 रुपए प्राइस बना लिया, तो वो हमसे बार्गेन करेगा ना। हाँ, नहीं वो करेगा तो उसका पड़ोसी करेगा कि हमसे 15 रुपए में ले लो, इसलिए वहां पे बार्गेनिंग होती है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या है, ये कारक लागत, सबसे पहले ये कारक लागत क्या है, 4 फैक्टर्स से जो भी लागत आती है। अभी फिर 4 फैक्टर्स बार बार आ रहा है, क्या है 4 फैक्टर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनसे जो लागत होती है उसको हम सबसे पहले नोट करते हैं, फिर उत्पादन के दौरान जितनी सब्सिडीज दी गई हैं उनको माइनस कर देते हैं। क्यों, वो गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए है ताकि हाउस होल्ड के लिए कोई प्रोडक्ट सस्ता हो सके, और गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को बढ़ावा देने के इंटेंशन से ये काम करती है। ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं उनको एकदम नोट कर लीजिए, अन्यथा आप प्री और मेंस में खूब गलतियां करेंगे। अगर आपको सिद्धांत समझ में आ गया सब्सिडी का, कि सब्सिडी इसलिए, सब्सिडी के दो उद्देश्य होते हैं, एक पॉलिसी प्रमोशन जो मेन है, दूसरा किसी प्रोडक्ट को की प्राइस को रेशनलाइज करने के लिए। प्राइस रेशनलाइजेशन के दो उद्देश्य हैं, एक अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले लोगों को वो उत्पाद सही मूल्य में मिल सके। अब ये सही मूल्य क्या है, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। ठीक है, नाउ उत्पादन सब्सिडी को कम करेंगे और उत्पादन कर यानी कि प्रोडक्शन टैक्स को करेंगे, तो जो मूल्य आएगा हमारे पास उसे हम बेसिक प्राइस। यहां पे आपको ध्यान देना है कि बेसिक प्राइस आधारभूत मूल्य है क्या। ठीक है, ये है बेसिक प्राइस, मतलब ये रिटेल स्टोर में जब उत्पाद आता है ये उसके पहले का मूल्य है। मतलब ये कि ये वेयर हाउस में जो मूल्य चार्ज होता है ये वो वाला मूल्य है। ठीक है, बेसिक प्राइस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट में जो वेयर हाउस रिसिप्ट इशू होते हैं वो किस प्राइस पे इशू होते हैं, तो इस प्राइस पे issue। अब आपको यही छोटे छोटे पॉइंट सुनने हैं, नोट करने हैं। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके पास चाहे जितनी मेरी स्लाइड्स चली जाएं, बहुत सारी कोचिंग वालों को स्लाइड्स आपने पहले से देख रखे हैं, नोट्स पढ़ रखे हैं, इकोनॉमी कठिन ही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेन पेपर जरूर लेके बैठिए और थोड़ा थोड़ा लिखिए। लिखिए, भले आप उसको मत रखिए, रिवाइज आप हमारे पीडीएफ से कर लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है, क्यों, लिखने का फायदा क्या है, ये जो चल रहा है ना ये आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, आप उसे दोबारा आसानी से लिख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। तो हम साथियों आ गए हैं बेसिक प्राइस पे, कि जो बेसिक प्राइस है यानी कि बेसिक जो मूल्य है वो कहां से आया है, कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके माध्यम से, जो 4 कारक हैं, वो पता है ना, लैंड, भूमि, लेबर, मजदूर, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, कैपिटल, पूंजी, ये जो 4 कारक लगने के बाद कोई लागत बनती है उन्हें हम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम ज्यादा आगे नहीं जाते हैं,
बेसिक मूल्य क्या आगे समझते हैं। बेसिक मूल्य में अगर उत्पाद सब्सिडी, नेक्सा कार बनी थी ना फैक्ट्री में, एक्साइज लगने के बाद पहुंची थी अपने आउटलेट पे, टाटा के शोरूम पे, तो शोरूम प्राइस के को रैशनलाइज करने के लिए, सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट फिर से टैक्स सर्विसेज सब्सिडीज देती है। इस समय कितना है, 50,000 रुपए नेक्सा में है, एंड टैक्स चार्ज करते हैं। अब ये हम टैक्सेशन के सिद्धांत में पढ़ेंगे कि आखिर ये गेम क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और टैक्स लेती है, क्या ये बराबर रहता है? तो बराबर रहता है तो गवर्नमेंट करती ही क्यों है? या कुछ कम ज्यादा होता है? कम ज्यादा होता है तो आखिर एडजस्ट करके एक काम क्यों नहीं करती, दोनों क्यों करती है? कहने का मतलब कि ऐसा भी तो कर सकती है ना कि गवर्नमेंट 30 रुपए अगर सब्सिडी दे रही है, 20 रुपए टैक्स ले रही है, तो टैक्स ना ले केवल 10 रुपए सब्सिडी दे रही है। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। या इसका उल्टा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी 30 रुपए दे रही है, कर 50 रुपए ले रही है, तो आखिर सब्सिडी दे ही क्यों रही है? कर केवल 20 रुपए ले ले, बात खत्म। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। जब हम टैक्सेशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो फिलोसफी ऑफ टैक्सेशन में ये सारी चीजें आप समझेंगे कि हाँ, उसके पीछे एक मुद्दा होता है कि गवर्नमेंट किस पॉइंट पे किसको बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, इसलिए सब्सिडीज होती है। गवर्नमेंट किस पॉइंट पे किसको वेल्थ कंसंट्रेशन रोकना चाहती है, इसलिए टैक्सेस होती है। इससे ज्यादा हम तभी डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर आ जाए। अभी हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, उत्पाद सब्सिडी कम हो गया, उत्पाद कर लग गया, प्रोडक्ट टैक्स लग गया, तो जो हमारे पास प्राइस आया वो मार्केट प्राइस। ठीक है, दोबारा कभी कोई इसमें डिबेट ना रह जाए, आपको पता रहे कि ये मार्केट प्राइस। आगे आते हैं। Which of the following is are included in personal disposable income? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? आपके सामने कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर आपने ये क्वेश्चन एड्रेस कर लिया, ये यूपीएससी में सीएसपी सिविल सर्विसेज प्रीलिम में आया हुआ है, साल देखना पड़ेगा, ये वहां का क्वेश्चन है। क्या नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड यानी कि घरेलू क्षेत्र जो इंटरेस्ट ब्याज पे करता है वो जुड़ेगा कि नहीं? इंक्लूडेड पूछा गया है ना, ध्यान देंगे। कॉर्पोरेट टैक्स जुड़ेगा कि नहीं? ट्रांसफर रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, ये ट्रांसफर रिसीव्ड क्या, ये मुफ्त की मनी होती है। मुफ्त की मनी कैसे? मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन करती है हॉलीवुड में, उसकी माँ और उसके पापा यहाँ बहुत गरीब हैं, वो इनको जीवन यापन देने के लिए ढेर सारा पैसा भेजती है, मान लेते हैं साल का 1 करोड़ भेजती है, तो ये इनको क्या इसके एवज में कुछ पे करना है? नहीं, तो ये मुफ्त की मनी हुई। हाँ हुई। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लोगों को इस तरह से फ्री मनी सब्सिडी देती है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, और कई तरीके से डिफरेंटली एबल्ड पीपल को ट्रांसफर पेमेंट करती है, जिसके ट्रांसफर पेमेंट वो सारे पेमेंट है जिसके बदले में आपसे कुछ लिया नहीं। तो समझ में आया साथियों? पर्सनल टैक्स पेमेंट, क्या पर्सनल टैक्स पेमेंट को हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में जोड़ेंगे? ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है व्यक्तिगत प्रयोज्य का मतलब वाली इनकम, यानी कि वो इनकम जिसे हम अपने उपभोग में ले सकते हैं, अपने उपयोग में ले सकते हैं। उपभोग भी हो सकता है और निवेश भी हो सकता है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अपने प्रयोजन में हम ले सकते हैं, उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और नॉन टैक्स पेमेंट, इसके लिए बहुत आसान है। आते हैं अगले सेक्शन में जिसमें हम इसे पढ़ेंगे। जब हम इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है ना। जीडीपी हमने पढ़ लिया है। जीडीपी के बाद आइडियली कॉन्सेप्ट आता है जीएनपी का। जीएनपी के बाद पर्सनल नेशनल इनकम आएगा। नेशनल इनकम के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आएगा। तब आप किसी वाला को क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस इसलिए वो क्वेश्चन आपको पहले दिखा रहा था कि यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछती है, अगर आपका अटेंशन उसमें होगा तो आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। यहां से अगर आपने लिंक मिस कर दिया तो आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, नाउ यह संभव है कि भारत के भीतर काम करने वाले विदेशी नागरिक ने जीडीपी उत्पादन में योगदान दिया। ठीक, बात डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, अगर मैकडोनल्ड इंडिया में कोई प्लांट लगाता है और प्रोडक्शन करता है तो उस वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हुआ? हाँ हुआ। अगर डोमिनोज यहाँ पे बर्गर बनाता है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, पैसा निवेश करता है, यहाँ के लोगों से प्रॉफिट कमाता है, प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है? हाँ हो रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है? हाँ है। नोरा फतेही
एक कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया आती है, अपने शोज करती है, प्रोग्राम करती है, इंडिया में पैसे बनाती है और बहुत सारे डांस शोज ऑर्गेनाइज करती है, जिसके माध्यम से कोई ना कोई बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी चल रही है, जहाँ पे डांस शोज होते हैं वहाँ पे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हाँ हो रही है। क्या वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है? हाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, क्योंकि सेवाएं इंक्लूड की जाती हैं। इस तरह के हम अनेकों अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी कैन हैव मेनी सच एग्जाम्पल्स, बट अगर हम बात करें कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे देश में क्या बन रहा है हम इस बात पर इंटरेस्टेड नहीं, हम लोगों में इंटरेस्टेड है। कैसे लोग? जिन्हें आप रेजिडेंट बोलते हैं, निवासी। जैसे अगर मैं भारत में रहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, तो मैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट पॉइंट क्या होगा? भारत या कहीं और? कोर्स भारत होगा। नोरा फतेही भारत में काम करती है, पैसा कमाती है, उसका इंटरेस्ट पॉइंट कहाँ है? भारत या कहीं और? ऑफकोर्स जहाँ उसकी फैमिली रहती है, जहाँ की वो नागरिक है, इस बात की संभावना है। तो क्या अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनपी में जो राष्ट्रीय कह रहे हैं, ये नागरिकों से संबंधित? थोड़ा सा नागरिकों से संबंधित है, पूर्णतया नहीं। तो ये पूर्णतया किससे संबंधित है, ये हम यहाँ पे समझें। अब हम केवल भारतीय रेजिडेंट यानी कि निवासी, भारतीय निवासी या रेजिडेंट द्वारा किए गए उत्पादन या आय को मापने में रुचि रखते हैं, चाहे वो भारत में हो या विदेश में, जिसे जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनआरआई द्वारा अर्जित आय भारत की जीएनपी का हिस्सा नहीं है। इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे कई तरह के फैक्टर्स हैं। अब मान लीजिए ये लोग इंडियन हैं, ये अमेरिकन हैं, ठीक है। हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमारे रेजिडेंट्स ने क्या प्रोड्यूस किया। अब अगर मान लीजिए ये इंडियन है, ये इंडियन वाले आई हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट लगाते हैं, कहाँ पे? मान लेते हैं चाइना में, यहाँ कहीं चाइना में, चाइना में इनका प्लांट है। अगर इससे जो इनकम होगी तो क्या वो इनकी इनकम है? हाँ है। दूसरा उदाहरण मान लेते हैं, ये हैं शाहरुख, आप में से जो जानते हो, ठीक है, शाहरुख खान की मैं बात कर रहा हूं। ये अमेरिका गए, एक्टिंग करी, पैसे कमाए, पैसे कहाँ लाएंगे? इंडिया। तो क्या ये इनकम इनकी है कि नहीं? हाँ है। मतलब ये कि ये तो आपको समझ में आ गया कि वो इनकम चाहे जहां हो रही हो। एक और उदाहरण ले लेते हैं, अगर भारत सरकार का कोई ऑपरेशन साउथ चाइना सी में चल रहा है, ओएनजीसी का मान लेते हैं, उससे जो इनकम हुई वो ओएनजीसी की इनकम है कि नहीं? है। ओएनजीसी क्या रेजिडेंट है, निवासी है यहाँ का? हाँ है। मतलब ये बात सिर्फ ह्यूमन तक नहीं है, बात समझ में? ये बात सिर्फ इंडिविजुअल पीपल तक नहीं है, निवासी कंपनियां भी हो सकती हैं, निवासी फॉर्म भी हो सकती हैं, निवासी कई तरह की चीजें हो सकती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए दो शर्तें हैं, या तो ट्रांजैक्शन हुआ हो या ट्रांजैक्शन होने का प्रॉमिस हुआ। ठीक है, तो अब हम इसे समझ सकते हैं आसानी से, अगर आपने ये समझ लिया तो। जीएनपी वह आय या उत्पाद है जो देश के निवासियों रेजिडेंट को प्राप्त होता है। यहाँ पे निवासियों कहने का मतलब सिर्फ पीपल नहीं है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, तो जीएनपी बराबर क्या होगा? जीडीपी और शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारक। अब घरेलू कारक का मतलब क्या है? लोग भी हो सकते हैं और यहाँ की पूंजी भी हो सकती है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर बच्चन ने केमन आइलैंड की किसी कंपनी में पैसा निवेश किया, वो वाला उस तरह सीरियस नहीं लेना है, सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट से देखना है। ठीक है, तो मिस्टर बच्चन को जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कहाँ आएगा? इंडिया आएगा, इनको प्राप्त होता है। शेष विश्व में जितने घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आए हैं, फैक्टर इनकम जो भी है ना, घरेलू अर्थव्यवस्था में कार्यरत शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय, इन बातों पे डिपेंड करते हैं। तो हम जो भारतीय या भारत के कारक कहीं से कुछ अर्जित करते हैं उनको जोड़ेंगे, और जो विदेशी
या विदेशियों के, शेष विश्व के कहीं के भी लोग या उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भारत में अर्न करते हैं, उन्हें माइनस करेंगे, मतलब इस कैटेगरी में कौन आएगा, शेष विश्व वाले कैटेगरी में कौन आएगा, जैसे नोरा फतेही आएगी, ठीक है, और कौन आएगा, डोमिनोज आएंगे, क्यों, डोमिनोज अमेरिका की कंपनी है, और कौन आएगा, मैकडी आएंगे, और कौन आएगा, बीएमडब्ल्यू आएंगे, और कौन आएगा, अनेकों अनेक आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और घरेलू कारक जो बाहर कहीं का काम करते हैं, मान लीजिए मिस्टर अंबानी या अडानी की कोई कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में कोई प्लांट ऑपरेट करती है, अडानी का कोल प्लांट है ही ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है, ठीक है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा इंडियन कंपनी है, उसकी टीसीएस का जो यूएस वाला प्लांट होगा, वो जो भी इनकम ला के देगा वो हमारा रेजिडेंट की कैलकुलेशन में आएगा, हाँ आएगा। अब इस आधार पे हम जीएनपी का फॉर्मुलेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लास्ट 10 ईयर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस स्लाइड से निकलते हैं, और इसमें आप कई सारी चीजें एक साथ निकाल सकते हैं। ये स्लाइड कहाँ से ली गई है, मैक्रो इकोनॉमी के एनसीईआरटी कक्षा 12 में पढ़ाई जाती है, ये वहां से ली गई। और इस स्लाइड को अगर आपने देखना और सीखना समझ लिया तो आप समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे, नेशनल इनकम निकालना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना, सब कुछ आज का आज आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने समझा था जीडीपी क्या है, जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम एडजस्ट कर दिया जाए, अब ये नेट फैक्टर इनकम क्या है, भारतीयों या भारतीय कारकों द्वारा, घरेलू कारकों द्वारा जो इनकम अर्न की गई, मान लेते हैं वो रुपए हैं 100, ठीक है। और अन्य विश्व, भारत को छोड़कर, जैसे नोरा फतेही वाला जो उधर का सारा क्लब था, डोमिनोज मैकडी वाला जो सारा क्लब, उन लोगों ने भारत में रह के, मान लीजिए जो प्रॉफिट हो सारा कुछ कमाया, उसकी कीमत है 50 रुपए, तो ये हम 50 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये 50 रुपए जुड़ेगा, यानी कि जीडीपी में अगर हम 50 रुपए जोड़ दें तो जीएनपी आ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में रेजिडेंट जुड़ते हैं, रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट जो है आपने पीछे समझ लिया है। और अगर इसका उल्टा कर दें कि हमने 50 रुपए अंबानी, अडानी, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, इन सारे लोगों ने मिलकर कमाए विदेशों से, और विदेशी कंपनियां जैसा जैसे सेवरले, जैसे डोमिनोज, मैकडोनल्ड, नूरा फतेही एक्सेट्रा, उन लोगों ने भारत से कमाए 100 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए कितना आएगा, -में, यानी कि इस समय हम जीडीपी में ये -50 रुपए एडजस्ट करेंगे तब जी, ठीक है। दूसरी चीज, हम इसके अंदर की किसी भी कैलकुलेशन पहुंचने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मतलब ये जो ऊपर की लाइन आपको दिख रही है ना, ये इंडिकेट करती है कि ये जो फैक्टर्स इसमें लिखे हुए हैं, ये जो फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर बराबर हैं। मतलब ये कि जीडीपी में अगर एनएफआईए, अब एनएफआई देखो, ये बॉक्स अपने आप में सिग्निफाई करता है कि ये उसमें काटा गया है, ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये इसमें काटा गया है, इस वाले पूरे बॉक्स में, है ना। तो जो चीज कटी होती है उसको हम वहां पे माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर इस पहली वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में एनएफआईए कितना है, 50, ठीक है, यानी कि प्लस में। तो यहां पे जब हम करेंगे तो ये करेंगे कि जीडीपी प्लस एनएफआईए बराबर जीएनपी, क्लियर है ना। लेकिन अगर, जैसे मैंने आपसे बताया कि जीडीपी में वो वाला बॉक्स यहाँ पे हम काट रहे हैं, तब हम जीएनपी में पहुंचेंगे। तो इस कंडीशन में जितने भी ये ऊपर के बॉक्सेस हैं, ये माइनस को सिग्निफाई कर रहे हैं, मतलब ये जितने अंदर के साइन हैं ये उलट जाएंगे। जिसको समझ में आया हो ठीक, जिसने रट्टा मार लिया वो भी ठीक, ठीक है, बात स्ट्रेट है। हाँ, जिसने रट्टा मार लिया अगर वो समझना चाहता है वो चाहे हमें कॉल करे, चाहे हम बताए, हम इसे दोबारा बताएं। जिसने ना रट्टा मारा है ना समझा है वो धैर्य से बैठे, फिर से
कि जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम हम माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे? जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसे माइनस करेंगे। अब अगर हमारा एनएफआईए किसी टाइम में -50 है, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? जीडीपी -50। सिंपल मैथमेटिक्स। कोई डाउट? क्लियर? मतलब ये अगर इसका उल्टा हो तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पे एनएफआईए जैसे पहले केस में पॉजिटिव था 50, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? जीडीपी जितना भी है -50, बस। ये क्लियर? अब अगर ये क्लियर तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे कि हम अगर जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कम कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा जीएनपी आ जाता है, ठीक है। यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए, ठीक है। नाउ अब अगर जीएनपी में हम डिप्रिसिएशन एडजस्ट कर दें, तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डिप्रिसिएशन का मतलब है मूल्य ह्रास, उसे हम कम कर दें तो क्या आएगा? यहाँ ये निशान कम का है ना, ठीक है। इतना इतना ये कम कर रहा है, ये ऐसा सिग्निफाई कर रहा है। कम कर दें तो बचा क्या? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी। बात समझ में आ गई? क्योंकि अभी मार्केट में प्राइस में तो चीजें मार्केट प्राइस में ही कैलकुलेट होंगी। नाउ अगर हमारे पास एनएनपी मार्केट प्राइस में आ गया, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को एडजस्ट कर दें। जैसे कि मैंने कहा था कि अब ये इतना बॉक्स कम करने की बात कर, मतलब ये कि ये इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे एडजस्ट होगा? माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स होगा, प्लस में सब्सिडी। समझ लिया ना? तो एनएनपी मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स कम करेंगे और सब्सिडीज को जोड़ देंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये सब्सिडीज जुड़ती क्यों है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्यों होते हैं, ये मैंने पीछे बताया है। एक पल के लिए जिनको डाउट है उनको फिर से बता देते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इससे मतलब ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सेल, आप जानते हैं ना, सेल। इनसे मान लीजिए हमने लगा लगा के एक बास्केट भर कुछ भी बनाया, मान लीजिए एक थाली खाना बनाया जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल, ठीक है। उसकी कीमत आई 100 रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें इस दौरान गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी थी, बनाते समय आपको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी या सस्ता गैस या सस्ता कोयला कुछ भी दिया था, जिसकी वजह से 5 रुपए की लागत आपको कम लगी थी। तो तरीका तो ये कहता है ना कि जो सब्सिडी है वो खर्च में जुड़ी है ना। तो अगर आप 4 फैक्टर्स की आप बात करते हैं तो कायदे से यहाँ पे 5 रुपए सब्सिडी जुड़ना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि एक थाली खाना बनाने में 100 रुपए नहीं, 105 रुपए। क्लियर? तो इस आधार पे हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सब्सिडीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसमें इसमें अब अगर हम यहाँ पे सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आता है, क्योंकि वो इसमें सब्सिडीज जुड़ी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे हम कम करेंगे, ठीक। नाउ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये किसके बराबर आएगा? नेशनल इनकम। इसी को नेशनल इनकम, ठीक है। ये है आपका नेशनल इनकम। अब अगर ये कहा जाए कि पर कैपिटा नेशनल इनकम कितना है, तो जितने देश में लोग हैं और जितनी देश की आय है, नेशन की आय, नेशनल इनकम, देश में रहने वाले लोगों की संख्या 140 करोड़, इससे भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो यहां से आपने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में पता चल गई, तो वो नेशनल इनकम हो गई, हमने उसे प्रति व्यक्ति आय निकाल ली। अब यहां तक की हम बात नहीं करेंगे, इन 2 बॉक्सेस से
हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आप समझ लीजिए कि यू और पी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि अवितरित लाभ। NIH क्या है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड। CT क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। TRH क्या है, ट्रांसफर रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, यहाँ पे है ना CT एंड TRH, ठीक है। PTP क्या है, ये वाला PTP, ये क्या है, पर्सनल टैक्स पेमेंट। और NP क्या है, नॉन टैक्स पेमेंट। इनको एडजस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जितने भी निशान हैं बस उनको उलट देना है, वो निकलता चला जाएगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। देखिए इसमें से ये वाला पार्ट कम किया गया, देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मान के चलिए कि हमारे पास नेशनल इनकम है, किसी टाइम में नेशनल इनकम आ गई, इस देश की कितनी आय है, हम इस देश की आय के माध्यम से व्यक्ति की आय तक पहुंचना चाहते हैं, पर कैपिटा वाला नहीं, डिस्पोजेबल इनकम तक, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब प्रयोज्य आय क्या है, जैसे मान मान लीजिए आप 100 रुपए पाते हैं, कुछ टैक्स देते होंगे, कुछ प्रॉफिट देते होंगे, सब कुछ इधर उधर निकाल के आपके पास 50 रुपए बचते हैं, तो आप 50 रुपए प्रयोजन अपने ले सकते हैं। हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, नेशनल इनकम तक। नेशनल इनकम के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटेंगे। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप एक कंपनी है, जैसे हम टाटा पे बात करते हैं, तो टाटा के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये क्या होगा, माइनस, ठीक है। दूसरा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड। ये जैसे मान लीजिए टाटा ने एज एन हाउस होल्ड टाटा ने कहीं पे या कंपनी कहीं पे लोन लिया है, तो उसका ब्याज हर साल पे करेगी कि नहीं करेगी, तो जो ब्याज पे करेगी मतलब पैसा अपने पास से कम होगा, हाँ होगा, इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स, अब कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, तो सरकार को टैक्स सालाना पे करना पड़ेगा, हाँ मतलब ये भी माइनस होगा, ये भी कम कर दिया। फिर ट्रांसफर रिसिव्ड बाय हाउस होल्ड। अब मान लीजिए रतन टाटा है, उसकी बेटी या बेटा लंदन में काम करते हैं, वो वहां पे उनको कुछ पैसा भेजते हैं जीवन यापन या खर्च के लिए, तो रतन टाटा को उस समय कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त हो रहा है ना, हाँ मतलब ये वाला जुड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा था ना सारे साइन उलट जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जुड़ गया। फिर आता है पर्सनल टैक्स पेमेंट, PTP। तो अब व्यक्तिगत स्तर पे भी हम लोग जो इनकम पाते हैं उसमें टैक्स पे करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, तो आप 30% यानी कि 30 लाख रुपए पर्सनल टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब वो आपके पास से पैसा जा रहा है, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, ये भी माइनस होगा। नौ PTP माइनस हो गया, यानी कि पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस हो गया। फिर है नॉन टैक्स पेमेंट, ये भी माइनस होगा। क्यों, नॉन टैक्स पेमेंट क्या है, जैसे बिजली का बिल, एजुकेशन की फी, इस तरह की जितने पेमेंट्स होते हैं वो सब नॉन टैक्स पेमेंट है, वो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन पे करना पड़ता है, मतलब पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो वो भी माइनस होगा। ये सारी चीजें हम माइनस कर दें तो मतलब करीब इतना, GDP के हिसाब से देखें तो करीब इतना बचता है, जिसको आप अपने प्रयोजन में ले सकते हैं, तो वो होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। आ गया व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, फाइन। आ गया, आगे चलें। हाँ, अब अगर आप उस क्वेश्चन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो ट्रांसफर रिसिप्ट वाला सेक्शन है वो भर इंक्लूड होता है, बाकी सब चीजें माइनस हो जाती हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, ठीक है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, और जिसने जो समझ लिया वो ठीक, जिसने जो रट्टा मार लिया वो भी ठीक। कम टाइम में चीजें इसी तरह आगे बढ़ती हैं। हाँ, अगर आप में से कोई चीजों को ज्यादा व्यापक तरीके से समझना चाहता है और वो हमारे पास आ सकता है, निर्माण आइए आइए, हम आपके इसके कंपोनेंट्स को और ब्रॉडली बता देंगे। लेकिन आपके प्री और मेंस को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा गहराई से आपको जानने की जरूरत नहीं, और जो लोग जान रहे हैं उन्हें जानने दीजिए। आप अपने समय को सही बैलेंस तरीके से यूटिलाइज करिए, ठीक है, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, इकोनॉमिस्ट नहीं।
जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम बराबर जीएनपी, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनडीपी, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये सब सारी चीजें हमने कर लिया। नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। मतलब एक देश जितना उत्पाद करेगा वही तो उसकी इनकम होगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में यह आ जाए कि ये वाला प्रश्न कहे लगा है, तो उसका कारण है कि वहां पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। और जो जीएनपी है, आपने अगर याद करा हो तो ऐसे रहता है, यानी कि जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हम कह सकते हैं किस कंडीशन में, अगर एनएफआईए 0 है तो। मतलब ये दोनों बराबर है, ऊपर से दिख रहा है ये बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एनएफआईए लिखते हैं, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि जो जीडीपी का ब्लॉक है छोटा बचता है। ठीक है। ये दोनों तरह से फिगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, और निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निवल राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये निवल का मतलब होता है शुद्ध, डिप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद ये आता है। मतलब ये है कि जो एक राष्ट्र का शुद्ध आय है, शुद्ध उत्पाद है, डिप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद तो जो उत्पाद है वही उसकी आय हो जाती है, और इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है अगर ये फैक्टर कॉस्ट में बेस्ड है। तो ये आपने पीछे समझ लिया। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी आपने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम समझा था, अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आप समझ रहे हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ये क्या होता है? तो जितना राष्ट्रीय आय है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में भुगतान हस्तांतरण जितना देश को, सबका हम जोड़ लेते हैं, टाटा का, अंबानी का, अडानी का, मेरा, आपका, सबका जोड़ लेते हैं। जितने ट्रांसफर पेमेंट हम लोग को, जितने मुफ्तखोरी में जितना पैसा आया है हमारे पास खर्च करने के लिए, उनको हम सबको जोड़ लेते हैं। तो ये एक राष्ट्र की डिस्पोजेबल इनकम हमें मिल जाती है। क्लियर? रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हमें समझना था। रेजिडेंट नागरिक के समान नहीं, थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं है। रेजिडेंट आर्थिक हितों पर आधारित है, ऐसा मैंने बताया था। अर्थव्यवस्था में सभी परिवार रेजिडेंट हाउस होल्ड नहीं है। अर्थव्यवस्था में सभी परिवार रेजिडेंट हाउस होल्ड नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ परिवार डोमिनोज के परिवार भी हो सकते हैं, कुछ परिवार इनके जैसे भी हो सकते हैं, है ना। घरेलू परिवार, जितना डोमेस्टिक फैमिली रेजिडेंट्स हैं, हाउस होल्ड हैं, सॉरी, डोमेस्टिक जितने भी हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, वो कौन होते हैं? निवासी, यानी कि रेजिडेंट और अनिवासी परिवार, ये इनको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 5-6 महीने के लिए लंदन गए, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप किस पार्ट में हैं? आप एनआरआई नहीं हुए। एनआरआई अलग होते हैं, ये एनआरआई अलग है। ठीक है। एनआरआई क्या है? जिनका, जो इंडियन तो थे कभी, लेकिन वो लंदन में रहते रहते उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे हो गए। मतलब वो लंबी अवधि के लिए वहीं रहते हैं, वहीं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, साल की सारी इनकम को वहीं वो खर्च करते हैं, वहीं इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। वो एनआरआई होते हैं, ना कि अगर हम 2-4-6 महीने के लिए कहीं पे कहीं जॉब करने गए। मान लीजिए कल को आप आईएफएस हो जाते हैं और कीनिया या युगांडा आप चाहें या ना चाहें वहां पे भी नौकरी आपको करनी पड़ेगी। वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है, आप जो भी सैलरी जो भी कुछ पाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप भारत जरूर भेजते हैं। मतलब ये कि आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या हुए? भारत का वो परिवार जो वहां पे निवास नहीं कर रहा भारत। राइट नाउ, हाउस होल्ड इज इक्वल टू रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड। एनआरआई नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड। तो एनआरआई कौन है? ये मैंने नूरा फतेही और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डोमिनोज और बीएमडब्ल्यू की बात करी, ये सब इंडिया में है। हाँ, ये आईएमएफ का एक कुछ ना कुछ ऑफिस, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो इंडिया में हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब इंडिया में है, इंडिया में इनके बिजनेस ऑपरेशन है, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इकोनॉमिक का, वो कहाँ पे है? अमेरिका में। तो वो एनआरआई है। प्रियंका चोपड़ा, अब चूंकि वो अमेरिका में शादी कर लिया, अमेरिका, लॉस एंजेलिस में अपना घर बना लिया, उसके बच्चे वहीं, सब वहीं पढ़ेंगे, वहीं रहते सब कुछ, अब वो क्या हो गई? एनआरआई हो गई। एनआरआई, ठीक है। एनआरआई एक नॉन रेजिडेंट वह व्यक्ति होता है जो एक क्षेत्राधिकार में रहता है, लेकिन उसके हित दूसरे क्षेत्राधिकार में है।
रहता कहाँ पे है? भारत में, ठीक है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? यूएसए में, तो वो एनआरआई है। इसका उल्टा कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट बदलने वाले हैं। वो रहता कहाँ है? यूएसए में, ठीक है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में, तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब हम उसे नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं कहेंगे, नॉन रेजिडेंट अमेरिकन कहेंगे, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट है बट वो इंडियन नहीं है, ठीक है। नाउ करो, सरकारी लाभ हो, जूरी कर्तव्य, शिक्षा, मतदान, अन्य सरकारी कार्यों के लिए किसी को पात्रता निर्धारित करने में नॉन रेजिडेंट स्टेटस अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत क्रूशियल पॉइंट लिखा हुआ है। नॉन रेजिडेंट किन किन चीजों से एक रेजिडेंट से अलग हो सकते हैं? उनमें टैक्स पेमेंट, सरकारी लाभ, जूरी के कर्तव्य, शिक्षा, मतदान, जैसे एजुकेशन की जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, जूरी की जो ड्यूटीज हैं, सरकारी लाभ हैं, तो ये सारी चीजों में डिफरेंसेस होते हैं। कुछ मैंने लिखे हैं, उनके माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के डिफरेंस कैसे होते हैं। जैसे टैक्स पर्पजेस के लिए, कर उद्देश्यों के लिए किसी को निवासी मान लिया जा सकता है, ठीक है, माना जा सकता है निवासी टैक्स पर्पजेस के लिए, ठीक है, लेकिन वो मतदान उद्देश्यों के लिए अनिवासी माना जाता है। ये जो मतदान उद्देश्य है उसके उसके लिए वो अनिवासी होता है, ठीक है। मतलब ये कि प्रियंका चोपड़ा भले अभी अमेरिका में रहती है, हो सकता है उसको वहां पे भी वोटिंग राइट ना मिले, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उस वो टैक्स वहां पे करती है, लेकिन अभी हो सकता है उसको वहां पे वोटिंग राइट ना मिला। नोरा फतेही इंडिया में टैक्स पे करती है, लेकिन नोरा फतेही को इंडिया में वोटिंग राइट्स नहीं है। अंतर समझ में आया? राजकीय विश्वविद्यालयों में अनिवासी को शिक्षण की फीस का उच्च भुगतान करना पड़ सकता है। इसका एक और उदाहरण समझ लीजिए, स्कूल फी तो आप समझ ही गए, वो तो पता ही है आपको कि आप इंडिया में स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों में आपकी फी अलग होती है, और अगर अमेरिका से कोई इंडिया आता है और यहाँ पे हाई स्कूल में एडमिशन कराता है तो उसको ज्यादा फी पे करनी पड़ती है। ताजमहल अगर आप में से लोग घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि आपके लिए जो टिकट 50 रुपए का है, बाहरी लोगों की 500 रुपए, 1000 रुपए, 15 रुपए, 2500, ठीक है, तो वो डिफरेंस क्यों है? मतलब ये कि नोरा फतेही अगर ताजमहल घूमने जाएगी तो उसको 50 रुपए का नहीं मिलेगा, 500 में। अनिवासियों के लिए राज्य कर जटिल है, जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अलग है। देखो, एक तो पर्सनल लेवल पर टैक्सेशन है वो अलग है, उनके बाहरी होने के कारण जो उन्हें अलग से टैक्स पे करना पड़ता है, वो कब लगता है? जब वो यहाँ से अपना फंड ट्रांसफर करते हैं, कहाँ? जहाँ के वो सिटीजन है। उदाहरण के तौर पे नोरा फतेही मोरक्को या कनाडा जहाँ भी पैसा भेजना चाहती है, अगर वहां पैसा भेजेगी तो उसे अलग से उस समय कुछ न कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये कि एक ही टाइम में मैंने और नोरा फतेही ने कहीं पे डांस किया, दोनों को 100-100 रुपए मिले, हमने दोनों ने सरकार को टैक्स पे किया, उसने 30 पे किया, मैंने 30 पे किया, मेरे पास 70 है, उसके पास 70 है, लेकिन अब चूंकि मुझे भारत में ही रहना है, इसलिए हम अपने 70 रुपए में बाकी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। उसे अपना पैसा लेके मोरक्को या कनाडा जाना है तो उसे और भी कई सारे पेमेंट करने हो सकता है, उसे मोरक्को या कनाडा पहुंचते रुपए ही बेचे। आप कॉन्सेप्ट समझिए। कुछ उदाहरण हैं, छुट्टियों के दौरान विदेशी आगंतुक, मौसमी कार्यकर्ता जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, दूसरे देश के राजनयिक, आईएमएफ विश्व बैंक के कर्मचारी और उनके कार्यालय में अनिवासी, ये सब नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। तो रेजिडेंट कौन है? पहले हमने नॉन रेजिडेंट समझ लिया, अब बात आई रेजिडेंट की। रेजिडेंट कौन है? देख लेते हैं रेजिडेंट कौन है। भारत के नागरिक, भारत में भारत के जो नागरिक हैं वो सिटीजन है ना, जो यहाँ पे वोट देते हैं, मोटी भाषा में समझ लीजिए, ये एनआरआई इंक्लूड नहीं करते। विदेशी, देश में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं भारतीय नागरिक, यहाँ पे एक इस वर्ड पे सारा ध्यान देना है, अस्थायी। प्रियंका चोपड़ा स्थायी रूप से है, वो एनआरआई हो गई। अस्थायी रूप से कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे भारतीय किसी कंपनी ने इंग्लैंड भेजा कि आप 4 महीने की वहां जॉब करो, 4 महीने का रेस्ट में उन्होंने मुझे 10 लाख पे करे, और उस 10 लाख में मैंने वहां 50 रुपए में अपना जीवन यापन व्यतीत किया, और बाकी का सारा जितना भी 9.5 लाख के ऊपर वो सब लेके इंडिया आ गया, तो मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है ना, तो क्यों? मैं वहां पे अस्थायी रूप से काम कर रहा था और भारतीय तो हुई ही। विदेशी भूमि में भारतीय कंपनियां, जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है आपके सामने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये इसने अमेरिका का झंडा लगा रखा है, ये यहाँ पे इसने भारत का झंडा लगा रखा है, ठीक है।
तो इससे पता चलता है ये अमेरिका में ऑपरेट कर रही है। अगर भारत में होती तो सिर्फ इंडियन फ्लैग से काम हो जाता। अंबानी की कोई कंपनी हो, एएनजीसी कहीं पे काम कर रही हो, रसिया में, वियतनाम में, कहीं भी अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही हो, है ना, तो वो सब ये क्या है, रेजिडेंट है। भारतीय नागरिक अपने स्वयं के दूतावासों में, अब जैसे मान लीजिए आप आईएफएस क्वालिफाई करते हैं और जाके युगांडा में जॉब करते हैं, वहां पे आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप रेजिडेंट कहलाएंगे? हाँ कहलाएंगे। वाणिज्य दूतावासों में, ठीक है, जो भारतीय नागरिक काम करते हैं वो सारे लोग कौन है, रेजिडेंट हैं। मिलिट्री बेसिस और कंसुलेट्स जितने हैं ये सब अंतरराष्ट्रीय संगठन के स्थायी कार्यकर्ता। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा कि सीपी के पास जितने वो बने हुए हैं, जर्मन एम्बेसी बनी हुई है और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सब पास पास बनी हुई है। उसमें ऐसा थोड़ी ना कि चाय देने के लिए और फूल सप्लाई करने के लिए, पानी देने के लिए वहां से लोग आए हैं, नहीं, वो भारतीय कर रहे हैं वहां पे वो जॉब। तो वो लोग कौन है, वो सबके सब इंडियन सिटीजन हैं और क्या है, रेजिडेंट। आपको रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। 2023 की इस बात की पूरी संभावना है कि प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन बने। साथियों, ये सेशन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह दिखाए जाएं जिसकी वजह से आपके कुछ करंट के थोड़े थोड़े अपडेट्स साथ में चले। सोर्स पीआईबी का है और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भारत में ग्रोथ का प्रोजेक्शन है इकोनॉमिक सर्वे द्वारा, वो कितना है, 2021-22 में जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं फर्स्ट, वो क्या बताते हैं, 9.2% के। जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2022-23 के लिए 8 से 8.5% है। अब आप में से कुछ महान अर्थशास्त्री लोग जो अभी कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे, वो लोग कमेंट करेंगे कि आखिर हम 2022-23 का डाटा क्यों याद करें, चूंकि नया इकोनॉमिक सर्वे 2 महीने बाद आने वाला है, 3 महीने बाद। उनके लिए संदेश है कि इकोनॉमिक सर्वे चाहे नया आए चाहे पुराना, आपको पेपर में 2022-23 के आगे का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, स्टेट और जो वन लाइनर एग्जाम टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें उसके बाद वाले में लेटेस्ट डाटा पूछ लेते हैं। आपके एग्जाम में 1 साल पहले तक के ही ज्यादातर डेटा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको 2022-23 के प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट का अनुमान होना चाहिए। वो कितना है, 8 से 8.5%, ठीक है। और हाँ, और देख लेते हैं। अच्छा, ये एक समझ लीजिए, हमने कभी कभी बताया है कोविड के टाइम में 2020-21 में जो भारत की ग्रोथ रेट थी वो माइनस में चली गई थी, -7.3। उसके पहले वाला आप खुद देख सकते हैं। नाउ एक और, ये भी पीआईबी का है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, सब ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। क्या कहती है वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक कहती है कि इंडिया की जो जीडीपी है 2022-23 के लिए वो करीब 8.7% की दर से ग्रो हो सकती है। ये वाले सारे फिगर आपको कहीं भी यूज हो सकते हैं, प्री में, मेंस में, वो आपकी चॉइस है कि आपने याद रखे हैं तो आप एसएम भी लिख सकते हैं, याद रखें तो आप मेंस में भी लिख सकते हैं, नहीं याद रखें तो कोई बात नहीं, वहां पे आप जो है खाली हाथ रहेंगे, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कम पूछा जाता है, फिर भी मैंने लिख दिया, आपको दिखाया 7.5% है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, इंडिया में 9% का है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप याद कर लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कितना बता रहा है, 9%, वर्ल्ड बैंक 8.7% और सबसे कम एशियन डेवलपमेंट 7.5% बताता है, ठीक है। और जो इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को खुद प्रोजेक्ट करी है वो 8 से 8.5% तक है, ये हमने पिछले वाली स्लाइड में भी देखा था। हम लोग यहाँ पे आ गए फाइनली। तो एक क्वेश्चन कमेंट में किसी ने पूछा था, क्वेश्चन ये था कि क्या हम चाइना को ये बोल सकते हैं कि चाइना में कैपिटलिज्म के कुछ एलिमेंट हैं, कैपिटलिज्म के कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। अब क्यों, हमको पता है चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां की इकोनॉमी कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल लगती है, लेकिन आपको पता है कि चाइना में एक से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो कहाँ से आ गए, गवर्नमेंट ने उनको नर्चर होने का स्पेस क्यों दिया वहां पे, क्योंकि इवन चाइना की जो अपनी कंपनी है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल फॉलो करती है और प्योरली प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है। दो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने खुद इस बात का स्कोप रखा है कि वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम से करें। हाँ, वो इंटरवेन कहाँ पे करती है, जहां पे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट कंट्रास्ट करने लगते हैं। तो क्या हम चाइना को पूरी तरह कैपिटलिस्ट कंट्री कहते हैं? उत्तर है नहीं। चाइना को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं कहते, पूंजीवादी नहीं कहते।
क्या कहते हैं कि चाइना में मिक्स्ड इकोनॉमी की प्रेजेंस है, मतलब ये कि हाईली सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी है और साथ में पूंजीवाद के सिद्धांत यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो इसे मिक्स्ड मिश्रित इकोनॉमी कहा जाएगा। तो आई होप जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसको उसका आंसर मिल गया होगा। और अगर इससे ज्यादा डिटेल में आंसर चाहिए तो आपके पास 2 उपाय हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो निर्माण ISI, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप बात करिए, आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, 8 से 10 घंटे खींच खींच के पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज करिए, अभी टाइम है, अभी आंसर राइटिंग भी करते रहिए, ठीक है। और जैसे ही अभी चूंकि ये ऐसे सेक्शन है फंडामेंटल्स के जहाँ पे प्रीलिम पे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए अभी प्रीलिम सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। जैसे ही वो एरियाज आने शुरू होंगे जहाँ पे मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा एड्रेस होते हैं, हम लोग मेंस के क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे। एंड आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे आंसर लिख के भेजे थे पिछले वाले जो मेरे प्रेजेंटेशन थे उसके आधार पर, उनके आंसर मैंने वापस भेज दिए हैं। हाँ, जो आंसर मैं नहीं चेक कर सका हूँ उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम बढ़ा देंगे। अभी सिर्फ 5 आंसर ही चेक हो पाते हैं जो सबसे पहले आते हैं, और जिन लोगों का रह गया है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आंसर थोड़ा पहले भेजें। अगर वो पहले आएंगे तो वो चेक हो जाते हैं। मेरे पास अभी मंडे ट्यूसडे में थोड़ा बहुत समय होता है, इसलिए जो पहले आंसर मुझे मिलते हैं उनका मैं आंसर लिखता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी आंसर नहीं लिखे हैं पिछले वाले और मुझे भेजे हैं, या जिन्होंने भेजे हैं जिनको प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको मैं इस बात के लिए बता दूं कि इस बार जितने भी मेरे पास करीब 14-15 आंसर आए हैं, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जो लोगों ने अभी भेजना है वो कोशिश करो कि जल्दी जल्दी अपने आंसर भेज दो। इन टॉपिक के अलावा मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इन टॉपिक से कोरिलेट करते हैं लिख के भेजेंगे तो क्या मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा? क्या हाँ करूंगा, बट बशर्ते वो टॉप 5 में होने चाहिए। टॉप 5 मतलब फर्स्ट 5 में होने चाहिए, सबसे पहले आने चाहिए, उनको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताइए, और संडे के दिन मैं लाइव रहूंगा चैट सेक्शन में, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी दिक्कतें हैं जरूर बताइए, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। वंस अगेन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।